आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे कब और कहाँ यानी दूसरे किताब में लिखा हुआ है कब कहाँ और कैसे इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं जैसे यूपीएससी बीपीएससी सीटेट एसएससी उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको जो है बढ़िया से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो एग्ज़ाम पैटर्न पर नोट्स बताए हुए हैं और वो आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। जैसे सबसे पहले कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। अब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया हुआ कैसे कि हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम कौन किया या किसको सौंपा गया, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रेनेल। अब रेनेल जो था उसको कौन कहा हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने के लिए, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। इससे क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया नक्शे तैयार करने की है क्या कि हम जो है वहाँ पर समर्थक होना चाहिए, विजय कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए आप नक्शा बनाइए और उस नक्शे के अनुसार से हम यहाँ पर अंग्रेज जो है बोला कि हम भारत पर आक्रमण करेंगे और अलग अलग जगह अलग अलग राज्य अलग अलग कस्बे को हम वहाँ पर गुलाम बनाएंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्टन था। ये आपको कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। वारेन हेस्टिंग्टन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। और आखिरी वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ये कई सारे एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है। देखिए हम आपको ज़्यादा विस्तार में तो नहीं बता रहे, लेकिन जितना बता रहे हैं वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ, उसी से रिलेटेड हम नोट्स बनाए हैं और उसी के अनुसार से आपको दिया जा रहा है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्टन, और आखिरी यानी अंतिम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन था। 1817 में स्कॉटलैंड वेफ अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जो था कौन था, जेम्स मिल। ये जेम्स मिल कहाँ का था, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये स्कॉटलैंड का था। तो ये क्या किया, दार्शनिक जो था वो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत के इतिहास नामक एक किताब लिखा था। और इस किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 काल खंडों में बांट दिया गया था, है ना। लेकिन इतिहास जो है 3 काल खंडों में, प्राचीन, है ना, आधुनिक, मध्य, इस तरीके से है। लेकिन ये क्या किया, ये स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री थे, फिलोसफर थे, दार्शनिक जिसको बोला जाता है जेम्स मिल, वो 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब निकला। अब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब जब लिखा तो उसमें क्या किया, भारत के जो इतिहास था उसको 3 भागों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब इस 3 काल खंडों में पूछेगा कि भारत के इतिहास को 3 काल खंडों में कौन डिवाइड किया था, तो ये जेम्स मिल था। जेम्स मिल कहाँ का था, तो स्कॉटलैंड का था। कब किया था, 1817 में। कौन सी किताब लिखा था, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। या फिर आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ दे, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक का नाम कौन है, लेखक का नाम क्या है, तो जेम्स मिल। कहाँ के रहने वाला था, तो स्कॉटलैंड का, है ना। क्या था, तो ये अर्थशास्त्री भी था और दार्शनिक भी था। अर्थशास्त्री इकोनॉमिकल बोलते हैं और राजनीतिक दार्शनिक मतलब पॉलिटिकल फिलोसफर बोलते हैं। 1817 में ये लिखा था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश। इसका दूसरा नाम अगर हिंदी में कर दें तो ब्रिटिश भारत का इतिहास हो जाता है। इसने भारत के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया था, हिंदू किया था, मुस्लिम किया था और उसके बाद जो है ब्रिटिश किया था। इनका मानना है कि हमारे जो शासन था उस समय भारत में उससे पहले हिंदू और मुस्लिम का जो है कट्टर हिंदू मुस्लिम का जो है लड़ाई हो रहा था। इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश इसीलिए करते हैं कि इसकी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। अब ये समय क्या करता है, ये शब्द अतीत के बारे में हमें विचारों को दर्शाता है कि अतीत में वो क्या था, अतीत मतलब पुराने समय में, और वो हमें बताते कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच में क्या क्या बदलाव आया है, बीच आए बदलाव का क्या महत्व है। वो सारी चीज़ों को हमको जो है बांटने से थोड़ा सा डिस्कशन मिलता है, थोड़ा सा उस पर विचार आता है कि हाँ इस स्थिति में ये था। अब ये मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। अब एशियाई कंट्री जो था उसको लगता था कि एशियाई समाज जो सभ्यता है एशिया कल्चर का, वो यूरोप के मामले में पीछे है। जेम्स मिल का ये भी मानना था कि भारत में अंग्रेज के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर था, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था।
तो इससे एक पॉजिटिव चीज़ जो है भारत में देखने को मिला कि सब चीज़ ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी अंधविश्वास आपको देखने को मिलेगा ही, हर जगह पर आपको मिलता ही है। अब आगे हम आपको बता दें कि मिल ने यहाँ तक कि सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता था। किसका मानना था? तो जेम्स मिल का। अभी जेम्स मिल जो था एक बोले ना कि एक राजनीतिक दार्शनिक भी था और अर्थशास्त्री भी था। इस तरीके से वो भारत के इतिहास के बारे में बताया। भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड किया है ना, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उनका मानना था कि एशियाई जो कल्चर है, एशिया कंट्री में जितने भी एशिया मतलब यूरोप जैसे हो गया, तो उसमें जितने कंट्री है उसका जो सभ्यता है, कल्चरल है, वो यूरोप के पीछे है ना। अंग्रेज़ों द्वारा ये भी सुझाव दिया गया कि सुझाया गया कि वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर भारतीय इतिहासकार क्या करते थे? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते थे, है ना। तो अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय इतिहासकार जो था भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था, तो वो भी 3 कालखंडों में ही बांटा था। लेकिन उसका डिवाइडेशन देखिए, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट करके थे। लेकिन जेम्स मिल जो था वो कहते थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, वो बांटते थे। तो इसमें और उसमें थोड़ा सा नहीं, बहुत अंतर है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, देख रहे हैं ना कि आधुनिक काल जो था पश्चिम में, उसको विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता था। किसमें? तो पश्चिम में आधुनिक काल को क्या कहा जाता है कि विज्ञान है, उसमें साइंस का है, तर्कशील बातें करते हैं, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। अंग्रेजी शासन वाले युग के इतिहासकार औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। यानी अंग्रेजी शासन वाले युग को जो इतिहासकार है वो क्या मानते हैं? औपनिवेशिक युग मानते हैं। क्योंकि औपनिवेशिक युग ये कहते हैं कि हमारा जो युग ही नहीं था, अंग्रेजी शासन का युग था, तो औपनिवेश हुआ था। इस वजह से अंग्रेजी शासन वाले युग जो चल रहा था उसको इतिहासकार औपनिवेशिक युग मानते हैं। अंग्रेजों ने भारत को जीता और स्थानीय नवाबों, राजा जो था उस सबको दबाकर अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। इकोनॉमिकल भारत के जो था इकोनॉमिकल कंडीशन था उस पर, है ना, कल्चरल था, है ना, सोसाइटी था, उस सब पर अपना नियंत्रण किया, कंट्रोल किया। अपने सभी खर्चों के लिए भारतीयों से राजस्व वसूल किया गया। अब भारतीय से जैसे टैक्स वगैरह होता था उस तरीके वसूल करता था। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज गैर तरीके में बदलाव आने लगा। अब जब अंग्रेज़ यहाँ पर आया तो अलग अलग जो अंधविश्वास था, अलग अलग तौर तरीके में जो था, रीति रिवाज था, सब में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे में इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि औपनिवेशिकरण क्यों कहा जाता था। अंग्रेजी शासन काल के दौरान जो युग था वो भारतीय इतिहासकार उसको औपनिवेशिकरण क्यों कहा जाता था। अब देखिए, औपनिवेशिकरण का मतलब तो आप समझ गए कि रीति रिवाज, है ना, उसके अलावा जो है कल्चरल, या एक देश दूसरे देश के दबाव में आकर के अपने रीति रिवाज, अंधविश्वास, पसंद नापसंद सब को चेंज करता है, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? औपनिवेशिकरण कहते हैं। अब अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड हुआ, वो इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता था। अब अंग्रेजी शासन क्या किया, वो अलग अलग इतिहास के जो रिकॉर्ड कर लेते थे। अब इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन हो गया कि इससे ये होता है, ये इससे वो होता है। अब अंग्रेज़ों को भी ये लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना ज़रूरी है। अब महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार यानी आर्काइवी और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। अब आप देखते होंगे कि संग्रहालय होता अपने हर डिस्ट्रिक्ट में होता है ना, जहाँ पर राज्य के या जिला के अलग अलग जो पेपर होते हैं, खेत के या अलग अलग चीज़ का, वो पेपर वहाँ पर एक तरीके से कॉपी वाइज जीरोक्स में रखा जाता है। तब ये जो है उसको संभालने के लिए, अलग अलग दस्तावेजों को रखने के लिए ये क्या किया, अभिलेखागार यानी आर्काइव और संग्रहालय जैसी संस्थान बनाया गया, जिसमें अलग अलग दस्तावेजों को जो है बढ़िया तरीके से रखा जाए।
अब अंग्रेज़ों का ये भी विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अंग्रेज़ों को क्या मानना था कि अच्छी तरीके से शासन चलाने के लिए क्या ज़रूरी था? तो शासन चलाने के लिए अंग्रेज़ों का विश्वास था कि उसको सही तरीके से सही ढंग से जानना ज़रूरी होता है। जब तक कि हम उस देश के बारे में नहीं जानेंगे तो तब तक होगा ही नहीं। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए, है ना। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किया गया। इन सर्वेक्षण में धरती की सतह भी देखा गया, मिट्टी की गुणवत्ता देखा गई कि वहाँ पर मिट्टी की उपजाऊ कितनी है, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों व फैसलों यहाँ पर हो गया, फसलों का पता लगाया गया था। साथ ही साथ फैसला वगैरह तो अब अंग्रेज़ के शासन में हो गया था, तो अंग्रेज़ के अंदर में हो गया था। तो ये सब चीज़ के बारे में वो सर्वेक्षण किया। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या पता किया गया, जाति, इलाका, व्यवसाय क्या करता है, ये सभी चीज़ें जानकारी जो है प्राप्त की गई। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण किया गया, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया, पुरातत्वीय सर्वेक्षण किया गया, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण किया गया, वन सर्वेक्षण, इस तरीके से कई सारे सर्वेक्षण किए गए जो इसमें आपको देखने को मिल रहा है। अब आपको बता दें कि जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। आजकल भी देखते होंगे कि चाय की टपरी पर जो है दो लोग बैठ जाएगा, कहेगा ये नेता खराब है तो वो नेता खराब है। उस समय से ये जो नई बात नहीं है, ये बहुत पुराने समय से था। और ये अंग्रेज़ों का मानना था कि अगर ये फैलेगा, न्यूज़पेपर अगर हम बांटते हैं तो अलग अलग मुद्दा पर होने लगेगा। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। उसके बाद से अलग अलग लोगों को जो है कि जरिया मिल गया अपने बात को पहुंचाने का, और अखबार के जरिए वो लोगों तक अपनी बात को पहुंचा भी सकता था। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी लेंगे जो आपको बहुत सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। जैसे सही और गलत में बताना। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई में बांटा था, तो बिल्कुल गलत है। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा था, तो ये गलत है। पहला वाला तो गलत हो जाएगा। सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। सरकारी दस्तावेजों से ये सोचने को मिलता है, तो हमारे अनुसार से तो ये भी गलत ही है, क्योंकि इससे नहीं मिलता है, क्योंकि वो सर्वेक्षण के आधार पर ये देखना चाहता है। अंग्रेज को ये लगता था कि सही तरीके से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण होते थे। तो हाँ, ये आपका जो है सही हो जाएगा कि सर्वेक्षण मतलब उसको जानना जरूरी है कि किस तरीके से रहता है, नहीं रहता है। तो अगर आपको इसे सही गलत वाला आ जाए तो क और ख गलत है, ग नंबर आपका सही है। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा, उसमें क्या समस्या थी? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। याद रखिएगा, जेम्स मिल, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इनमें निम्न समस्याएं होती थी। कौन कौन समस्याएं थी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। किसी भी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से काल खंडों में नहीं बांटा जा सकता है। ये एक समस्या थी। वो ये भी दर्शाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत जाति धर्म के नाम पर बटा था, है ना। ये बात तो सही है, आज भी जाति धर्म के नाम पर कुछ लोग जो है धांधली फांधली करते हैं, जबकि प्राचीन युग के शासकों का कोई धर्म ही नहीं था, है ना। वो धर्म वगैरह सब ज़्यादा नहीं मानते थे। अब चलिए, ये क्वेश्चन आपका था, ये कुछ समस्याएं थी। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? तो अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों के लिए संग्रहालय बनाया, अभिलेखागार बना करके उसको उसमें रखा और इस तरीके से उसको सुरक्षित किया, जो हम आपको ऊपर बताएं। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते, वो पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरीके से अलग होती? देखिए, आज भी अगर देखेंगे तो अखबार में पूरा बात सही नहीं रहता है, कुछ बातें गलत रहती है, लेकिन पुलिस जो जुटाती है वो बातें भी गलत होती है, लेकिन अगर ईमानदार पुलिस उस बात को जुटाती है तो सही निकलता है। तो पुलिस भी पूरी बात जो है अखबार के जरिए नहीं बता सकती है, क्योंकि लोगों को अगर मालूम चल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पुराने अखबारों में जो जानकारियाँ होती थी वह सच्ची और ठीक होती थी, जबकि पुलिस की रिपोर्ट झूठी होती थी। देखिए, अब कहीं कहीं पर नहीं बताते कि न्यूज़पेपर में भी सही है, कहीं पर पुलिस गलत है। तब पुलिस उसमें बेईमान होता था, इसलिए सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं करता था। अंग्रेजी शासन में पुलिस अंग्रेज़ों के कहने पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करते थे। अब होता था कि अंग्रेजी शासन में पुलिस जो है अंग्रेज़ों के कहने पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करता था, है ना। अब पुलिस जो है दबाव में आ गया था अंग्रेजी शासन के, इसीलिए अंग्रेज कहता था अरे ये काम करो, ये गलत है, ये सही है, और जिसका विश्वास भी नहीं किया जा सकता था। जबकि अखबारों की जानकारियाँ सच्ची रिपोर्टों पर आधारित होती थी। अखबार स्वतंत्र रूप से घटनाओं को लिखने में
कोई कसर नहीं छोड़ती थी, उसके ऊपर किसी का कोई ज़ोर शोर नहीं चलता था, इसीलिए वो हर बात को सही तरीके से पहुंचाती भी थी। लेकिन अभी भी आज भी देखें तो न्यू मीडिया एंकर जो है वो जो है अलग अलग घटनाओं पर पूछती है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वो पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारियों से किस तरह अलग होती है। पुराने अखबारों में जानकारियाँ, पुराने अखबारों से इतिहासकार जो जानकारी प्राप्त करते हैं यह संवाददाताओं द्वारा जगह पर जा कर के इकट्ठी हो करके इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती है। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण ले लेता है और उसके बाद से प्रस्तुत करता है। पुलिस की रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती थी, इसीलिए आज भी देखेंगे बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर है जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ पर जा कर के अलग अलग बातें करते हैं लोगों को। अब वोटिंग से पहले आप देखेंगे, वोट हो जाने के बाद देखेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, अलग अलग चीज़ों के बारे में ये जानकारी जो है आज भी एंकर सब जो होता है, न्यूज़ एंकर वगैरह जो होता है वो बताते रहते हैं, और मीडिया रिपोर्टिंग वगैरह जो करते रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग, वो सब बताते रहते हैं। आपको बता दें कि रॉबर्ट क्लाइव ने किस व्यक्ति को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने को सौंपा था। क्वेश्चन देख सकते हैं, इस तरीके से पूछा गया। तो रेनेल को रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने को कहा गया था कि ताकि हम पूरे भारत पर कब्जा कर सकें और कहाँ कहाँ भारत है वहाँ पर हम कब्जा कर सकें। इतिहास में किन घटनाओं के लिए तिथियाँ महत्वपूर्ण है। देखिए इतिहास में जो है अलग अलग तिथियाँ, जैसे राजा का ताज कब पहना, शादी कब हुई, बच्चा कब आया, लड़ाई कब लड़ी गई, मृत्यु कब हुई, उसके बाद उसके गद्दी पर कौन बैठा, इस तरीके की घटनाएं जो है तिथियाँ में, मतलब इतिहास के तिथियों में, इतिहास की किताबों में महत्वपूर्ण है, दर्ज है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वॉरेन हैसिंगटन जो है 1773 ईस्वी में ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। तो 1773 में तो वॉरेन हैसिंगटन जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत का आखिरी वायसराय कौन था। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन भारत का आखिरी वायसराय थे। जेम्स मिल कौन थे। जेम्स मिल स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री भी था और राजनीतिक दार्शनिक भी था। उसने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब भी लिखा था। उनका ये मानना था कि भारतीय इतिहास को जो है हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा जाना चाहिए, इसीलिए इस किताब में वो जो है इतिहास को 3 कालखंडों में बांटे और हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उसको जो है ब्रिटिश को ऐड करके 3 कालखंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखा था। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था। तो 3 कालखंडों में, हिंदू मुसलमान और ब्रिटिश। इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था। इतिहासकार भी 3 भाग में बांटे थे, वो भी 3 भाग में बांटे थे, लेकिन वो भारतीय इतिहासकार जो इसको बांटते थे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। लेकिन जो जेम्स मिल थे वो कहते थे नहीं, हिंदू मुसलमान और ब्रिटिश में ही हम इसको बांटेंगे। ठीक है। अंग्रेज़ों को क्यों लगता था कि सही तरह शासन चलने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। अंग्रेज़ों का ये भी विश्वास था कि किसी भी देश पर अच्छी तरीके से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। सर्वेक्षण से धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसी कदम में अंग्रेज ने जनगणना शुरू की और कई प्रकार के सर्वेक्षण भी किए। अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो ये संग्रहालय बनाया, अभिलेखागार बनाया और इस तरीके से संरक्षित था। भारत में नक्शा बनाने का विभाग कौन सा है। तो भारत में नक्शा जो बनाती है वो सर्वे ऑफ इंडिया बनाती है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन जो है पूछे, और कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी गया हुआ है कि भारत में नक्शा बनाने का विभाग कौन सा है, तो सर्वे ऑफ इंडिया है ना। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब और किस शासन में हुई। तो देखिए सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1803 में ब्रिटिश शासन जब चल रही थी उसी समय इसकी स्थापना की गई और नक्शा बनाया गया जेम्स मिल के द्वारा, और उसमें ही नक्शा को अलग अलग जगह के नक्शा, फिर पूरे भारत का नक्शा बनाया गया और उसमें रखा गया है ना। उसके बाद बहुत सारे उसमें परिवर्तन हुए, चेंजिंग हुए, और सर्वे ऑफ इंडिया जो है अभी भी नाम है भारत में, जो अभी भी नक्शा का निर्माण करती है। लेकिन इसका निर्माण जो है ब्रिटिश शासनकाल में ही हुआ था 1803 में, ये याद रखिएगा। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है देहरादून में है। आपसे अगर पूछे कि सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो सर्वे ऑफ इंडिया का अभी जो मुख्यालय है वो देहरादून में पड़ता है ना। मुग़ल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था। तो मुग़ल साम्राज्य जो था उसका अंतिम बादशाह जो था बहादुर शाह जफर था। मुग़ल साम्राज्य जो आया था ब्रिटिश शासनकाल से पहले,
तो उसमें जो अंतिम जो बादशाह हुआ करता था वो बहादुर शाह जफर है। जनगणना किसे कहते हैं? देखिए, जनगणना में आप जानते हैं कि ब्रिटिश शासन से ही भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना, जनता से जुड़ी जानकारियाँ सर्वेक्षण किया जाता है और सभी नागरिकों की जनगणना की जाती है जाति आधारित। जैसे अभी जो है देखिए 2021 में हुआ था, 2011 में हुआ था, उसके बाद 21 में होने वाला था, लेकिन कोविड वगैरह की वजह से अभी उसको हटा करके 2023 में लिया गया। तो अभी आपको जनगणना के अनुसार से जैसे बिहार में है, यूपी में है, अलग अलग जगहों पर आपको मालूम भी चल गया कि एससी कितना है, ओबीसी कितना है, कौन जाति कितना है, बिहार की जनसंख्या कितना है, भारत की जनसंख्या कितना है, सब आपको धीरे धीरे और भी जानकारियाँ जो है और राज्य में हो रही है, धीरे धीरे आपको मालूम भी चल जाएगा। और राज्य में ये जब जनगणना हो भी गया हुआ है। पश्चिम में आधुनिक युग को कैसा युग माना जाता है? देखिए, पश्चिम में आधुनिक युग को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग मानते थे, यानी पश्चिम में, वेस्टर्न में। यानी आधुनिक युग मतलब अभी का जो युग है, मॉडर्न युग, मॉडर्न इरा जिसको बोलते हैं या मॉडर्न बोल लें, तो उसमें जो है उसको बोलते थे कि विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति होना चाहिए, सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं? तो आपको बोला गया है और ये समझा दिए भी हैं कि वह युग होता है जिसमें कोई देश किसी देश के राजनीतिक, समाज और आर्थिक रूप से दबाकर उस पर शासन करता है। और भारत पर ब्रिटिश शासन का युग ही औपनिवेशिक युग कहलाता था। और औपनिवेशिक युग में भारत के कल्चर को, रीति रिवाज को, पसंद नापसंद को, हर तरीके से चीज़ों को चेंज किया गया, तो औपनिवेशिक युग माना जाता है। औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? जब एक देश पर दूसरे देश के दबाव से इस तरीके से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो आपको ऊपर भी बताए थे जनगणना में किस तरह की जानकारी इकट्ठी की जाती है। जनगणना में अलग अलग प्रांत में रहने वाले लोगों की संख्या, जाति, इलाका, उसका पेशा क्या है, यही सब चीज़ के बारे में जानकारियाँ ली जाती है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये आपको बता दें कि जेम्स मिल ने लिखा था। इसने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। चलिए, अगला क्वेश्चन ही मिलान करने के लिए कह रहा है कि सर्वे ऑफ इंडिया, तो हम आपको बता दें सर्वे ऑफ इंडिया के मुख्यालय देहरादून में है। जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। दस्तावेज जो है वो अभिलेखा सागर में होता था। और जेम्स मिल क्या था? तो जेम्स मिल जो था वो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। और वायसराय कौन थे? तो माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर। तो इस तरीके से मिलान आपका है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो देहरादून में है ना। उसके बाद जनगणना 10 वर्ष पर होता। दस्तावेज को कहाँ पर रखा जाता था? अभिलेख सागर संग्रहालय बना करके। जेम्स मिल के कौन थे? तो जेम्स मिल जो थे एक स्कॉटलैंड का एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, इकोनॉमिक मतलब अर्थशास्त्री थे। वायसराय कौन थे? तो माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो अगला हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन था, मेनली जो सारे क्वेश्चन थे वो सारे के सारे बना दिए हैं। इसका पार्ट 2 जो है हम लाने वाले हैं। इसका जो PDF है आपको लिंक दे देंगे नीचे, आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल